कुछ दिन बाद एंड्रयू के घर। सुबह हो चुकी है। सूरज तेज चमक रहा है और खिड़कियों पर लगी पर्दों की छोटी सी खिड़की से एक तेज शुआ अंदर झांक रही है। परिंदे चहचहाते और अपनी खूबसूरत धुनें बखेरते हैं, जबकि मैं लोगों की खुशियों के लम्हों की गरज सुनता हूँ। लेकिन मेरे दिल की गहराई में एक अजीब सी वीरानी है। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मेरा पूरा वजूद बेकरार और बेचैन हो चुका है। आज गैर मामूली तौर पर जब मैं इस बिस्तर के दूसरे किनारे की तरफ देखता हूँ जिस पर मैं लेटा हूँ, तो अचानक बिस्तर बेहद वसी महसूस होता है और हर इंच से सर्दी का एहसास आतरता है। मेरी आंखें मायूसी का बेहतरीन अक्स हैं, जैसे मैं किसी चीज़ की तलब में हूँ मगर वो नजर नहीं आती। इसके आंसू से भीगा चेहरा मेरे ज़हन में इस दिन से कैद हो गया है और मेरा दिल दर्द से भर जाता है। यह गैर मुस्तहकम एहसास किया है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर अलमारी से अपने कपड़े निकालता हूँ। एंड्रयू, तुम क्या सोचते हो? मैंने वही चुना है जो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए सबसे मौजू होगा। क्यों मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ? छोड़ दो, बस एक चुन लो। क्या है वो? बहुत मुनज़्ज़म। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता? क्यों मुझे अभी इसका एहसास होता है? मैं एक गहरी उदासी में गर्क हो चुका हूँ। ऐसे जज्बात का तूफान महसूस करता हूँ जो पहले कभी ना आया हो। मेरे अंदर क्या खलल है? माँ बाहर हैं और उम्मीदें कॉलेज चली गई हैं। बावर्ची खाना जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसकी हम आहंगी अब मिट चुकी है। हालांकि ये इब्तिदाई मौसम गर्मा का आगाज़ है, मगर गर्माइश का एहसास उदास है। ये माना मुश्किल है कि जब स्कारलेट यहाँ होती थी तो बाहर का मौसम कुछ भी हो, घर में बहार रुक जाती थी। वो चूल्हे के करीब खड़ी होकर मुख्तलिफ मसाले छू देती थीं, जिनसे एक नाजुक खुशबू फैल जाती थी, और जब भी मैं बावर्ची खाने में दाखिल होता, उनकी खुशमिजाजी, नर्म आवाज़ और मीठे सलाम ने मेरा दिन नहका दिया। मगर अफसोस कि अब मुझे ये सब सिर्फ अब ही एहसास होने लगे हैं। किम, स्कारलेट, तुमने मुझसे तुम्हारी वफादारी के बारे में पूछा था, मगर मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर जवाब मालूम था, मगर कुछ ऐसा था कि मैं ठोकरें खा गया। मैं इस बाग के दरवाजे को खोलता हूँ जिसका ख्याल तुमने पूरा रखा है, तुम्हारे नर्म लम्स की याद में। मगर अब इस बाग की सब्ज़ाज़ारी और फूलों की खुलती रौनक जैसे किसी बेमालिक मैदान की मानिंद बेरंग हो चुकी है। वक्त पर पेश किए जाने वाले खाने और घर के हर कोने को छूती हुई हम आहंगी और तुम्हारे नर्म लफ्ज़ों की लोरी जो मेरे गिर्द बखर जाती थी, अब सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी हंसी की खूबसूरत लहरें आंसुओं के कतरे में बदल चुकी है। आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों में हाथ फेरता हूँ, मुझे एक गहरा जुर्म महसूस होता है। जो अक्स मुझे देखता है वो मुझे हंसी अलिफाड़ता है। इसका इल्ज़ाम तराशी भरी निगाह मेरी पशेमानी को बेनकाब कर देती है। मेरी हर उंगली की झलक इस टूटे हुए एतमाद की तल्ख याद दिलाती है जो मैंने तोड़ दिया है। जैसे आईना खुद मुझे जांच रहा हो, मेरी कमजोरियों और नाकामियों को उजागर कर रहा हो। मैं अपने किए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता और आईने की खामोश मजम्मत मेरे अंदर मजीद पशेमानी पैदा कर देती है। हाँ, कहना मुश्किल है, मगर अब तक मैं सिर्फ अपनी इज्जत और ख़ानदान की साख बचाने के लिए काम करता रहा हूँ और अपने गुरूर के सुर्ख धागे से अपनी सच्चाई को झुटलाया है। ये बेसोचे समझे किए गए इक़दामात सिर्फ खुद गर्जी के लिए गए हैं। मैंने अब घर के मसाइल हल करने के लिए एक नौकर भी रखा है, मगर इससे सिर्फ ज़ाहिर के मसाइल हल हुए हैं और मेरा अंदरूनी तनाव आज तक खुफिया तौर पर बढ़ता गया है। यह महज एक रस्मी नौकर था। वो बेचैनी जो मेरे जिस्म को भर गई जब तुमने मुझसे सवाल किया था, वही बेचैनी अब मुझे महसूस हो रही है। मुझे नफरत है तुम्हारे अलावा किसी और का साथ होना। ये वो हकीकत है जिसका मुझे शदीद एहसास हो चुका है। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि कितनी बार मैंने तुम्हारी आंखों से आंसू बहाए हैं, कितनी बार मेरे गैर मुदब्बिराना अल्फाज ने तुम्हें तोड़ दिया है। ये पछतावा हर लम्हा मुझे खा जाता है, मेरे दिल को बेकाबू कर देता है और मेरे ज़हन में ये सवाल उठता है कि मैं तुम्हें कैसे देखूं। मैं अपनी मौजूदा हालत से बेबस महसूस करता हूँ और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि दोबारा तुम्हें तकलीफ पहुँचाने का खौफ मुझे रोक लेता है। फिर भी मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ बैठकर अकेले पछतावा करने से कुछ हल होगा। मेरी एक कोशिश कि तुम्हारा हाथ थाम कर अपनी पशेमानी और एतराफ़ के ज़रिए शायद तुम्हारे दिल को छू सकूं और तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरी बेआसरी में ये आग लग जाएगी जो तुम्हारी स्कारलेट को भी जला देगी। वो हमेशा अपनी पूरी सलाहियत से मेरी मदद करती थी, जबकि मैंने कभी वाकई उसकी कदर न की बल्कि इसकी लामुतनाही कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया। मेरी बेमेहरबानी और खुदनुमाई ने मुझे अंधा कर दिया कि मैं उसके मुरझाए हुए पत्ते भी ना देख सका
और जब मुझे इसकी कोशिशों का इल्म हुआ तो मेरे गुरूर ने मुझे बेहरकती में जमूद कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ लुटता हूँ। मेरे बेपनाह ख़यालात मुझे शदीद ज़ख्मी कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला होता हूँ तो मैं अपनी गिरफ्त नहीं पा पाता। ये पुरसुकून और मुतवाज़िन एंड्रयू अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी प्यारी आवाज़ जो मुझे अलविदा कहती हुई गूंजती है, मेरे ज़हन ने इसे याद दिलाती है इसकी गर्म मौजूदगी जो मुझे खुशी और नेक तमन्नाओं का पैगाम देती थी। एंड्रयू, तुम्हारा दिन खुशगवार हो। मुझे दिल बहुत दिखाता है। नहीं एंड्रयू, तुम्हें रुकना चाहिए। इंतज़ार करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। तुमने कुछ गलत किया है और अब इसका अज़ाला करने का वक्त है। चाहे नतीजा कुछ भी हो, तुम्हें एक मोतरिफ आदमी का किरदार अदा करना चाहिए और अपना हिस्सा निभाना चाहिए एंड्रयू, बजाय इसके कि तुम नामालूम से डरते रहो। मेरे कांपते हुए हाथ बिस्तर पर पड़े फ़ोन तक पहुंचते हैं। मैं इसे अपनी हथेली में लेकर आन कर देता हूं और जैसे ही मेरी उंगलियां नंबरों की दुनिया में घूमती हैं, जज्बात की लहर मुझे लपेट लेती है। ये रहा नंबर, इसका नंबर। मैं गहरी सांस लेता हूं और उकालों के आइकॉन को दबाव देता हूं और फ़ोन की आवाज़ कमरे में गूंजती है। वो कॉल कबूल कर लेती है। वो खामोश रहती है। मैं हिचकिचाते हुए पहल करता हूं कि बोलूं। हेलो स्कारलेट, मैं क्या कहूं? मेरी बात कैसे शुरू करूं?